हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ कक्षा 11वीं केमिस्ट्री की, जो कि आप लोगों की क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिएगा, ये जो सीरीज़ है बेटा, ये वर्ष 2025-26 के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी की गई है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आपकी क्वार्टरली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लगभग मेरा मानना है बेटा कि 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ब्लूप्रिंट के बारे में बात करूँगा कि ब्लूप्रिंट कैसा दिया गया है और कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है और कितना चैप्टर आप लोगों का अभी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर होगी और आप क्वार्टरली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर ये आप लोगों का केमिस्ट्री का क्या है, ब्लूप्रिंट दिया है। 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी चैप्टर भी इसी तरीके से कवर करवाऊँगा। और ओनली हमारे 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर आसानी से कवर हो जाएंगे। देखो, ये 18 अंक की यूनिट है। सही विकल्प 2 आ रहे हैं बेटा, यहाँ से रिक्त स्थान 1 आ रहा है, सत्य असत्य 2 आ रहे हैं, सही जोड़ी 1 आ रही है। एक शब्द में एक शब्द या एक वाक्य में आंसर एक आ रहा है। 2 अंक के 2 प्रश्न आ रहे हैं, 3 अंक का 1 और 4 अंक का यहाँ पर प्रश्न 1 बनने वाला है। तो हम लोग सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करते हैं। देखो, आपको ओनली 4 चैप्टर आने वाले हैं एग्ज़ाम में, 1, 2, 3 एंड 4 कंटिन्यू आने वाले हैं। तो देखते बेटा हम लोग यहाँ पर कि इनके क्या क्या आंसर होंगे और कैसे इनके आंसर बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया है कि जल का मोलर द्रव्यमान होता है। तो आपको बता दूं कि जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है, लेकिन यहाँ पर 55 आंसर दिया है। मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा थोड़ा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी और आप लोगों की लेंदी हो जाएगी और आपको आगे की एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना है। सो अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं टोटली पूरी भी बता सकता हूँ, फिर भी अपन कोशिश करते हैं अगर जहाँ ऐसे बताने की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पर बता दूँगा। CO2 का अनुभार कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा। कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और ये आप लोगों का 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2 का मोलर द्रव्यमान भी 44 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट CH4 के मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, CH4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है बेटा, ये होता है आप लोगों का 44 ही होता है, ठीक है। CH4 की बात कर रहे हैं। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 × 1, तो 4 का 4 12 और 4 16, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत था और सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो बेटा याद रखना है कि देखो, अगर मान के चलो कि दो चीज़ों का द्रव्यमान प्रतिशतता दिया है और आपको ऑक्सीजन का निकालना है, तो 100 में से माइनस कर दिया जाता है दोनों को 8 करके, ठीक है। 32.39 और किसको 8 कर देंगे, 22.54 को 8 करके अपन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 45.75 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो बेटा इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ये 44 ग्राम प्राप्त होती है। एथेन के 3 मोल में कार्बन के कितने मोल उपस्थित होंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं देख लो, मैं आप लोगों को थोड़ा सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। जो एथेन होता है बेटा, एथेन का अणुसूत्र C2H6 होता है, ठीक है। अब इसके 3 मोल में कार्बन के कितने मोल उपस्थित होंगे। तो सबसे पहली बात तो कार्बन के कितने मोल हैं, 2, और कितने मोल बोला है, इसके 3 मोल बोला है, तो 2 × 3, तो 3 दूनी 6। तो बताओ यहाँ पर कितने मोल उपस्थित होंगे, 6।
एसटीपी पर 22.4 लीटर का CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होता है बेटा 22.4 लीटर पर CO2 का द्रव्यमान होगा आप लोगों का 44 ग्राम। ठीक है, ठीक। 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से CO2 की कितनी मात्रा होगी? तो CO2 की आप लोगों की मात्रा होगी 1.6 ग्राम है, तो इससे 4.4 ग्राम आप लोगों की CO2 की मात्रा प्राप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ये टोटली रिक्त स्थान कंप्लीट बनने भी चाहिए क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। सामान्य ताप तथा दाब पर 22 के 1 मोल अणुओं का आयतन कितना होता है? तो देखो बेटा अभी बताए थे एसटीपी पर कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर होता है। क्लियर, याद रहेगा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स मोलरता। मोलरता की परिभाषा ही होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहती है। और मोलरता जो होती है बेटा तापमान से प्रभावित होती है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान शब्द से हुई है, तो ये कीमिया शब्द से हुई है। आप लोग कीमिया लिख सकते हैं, कीमिया, या एल्केमी लिख सकते हैं, एल्केमी। ठीक है, इससे भी हुई है एल्केमी। ठीक है, जब प्रेक्षित मान और वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। इसे एक्यूरेसी कहते हैं बेटा, जिसे हिंदी में सटीकता कहते हैं। तो आप इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका राइट आंसर लिखेंगे सटीकता, या इंग्लिश में लिखना है तो एक्यूरेसी, सटीकता या फिर एक्यूरेसी। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम मान कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो इसे हम लोग कहते हैं परमाणु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्त स्थान को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फटाफट से रिवीजन देख रहे हैं अपन लोग। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पूरी रिएक्शन ही बेटा, सारी के सारी रिएक्शन ही है। तो देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि Na+H2O क्या बना लेता है? Na+H2O आपस में क्रिया कर लेता है और NaOH+H2 बना लेता है। क्लियर। Ca+H2SO4, Ca+H2SO4 CaSO4+H2+SO2 बना लेता है। KClO3 ये बेटा दो भागों में टूट जाता है, KCl+O2 में। Fe+H2O ये Fe2O3 और H2 बना लेता है। और C2H2O2 ये CO2+ क्या बना लेती है? H2 बना लेती है। इस तरीके से आप लोगों की ये सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। सत्य सत्य की बात करते हैं तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। बिल्कुल सही, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है फ्रेंड्स। आपको पता है, मैंने बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है, कभी भी नहीं बदलता, लेकिन भार गुरुत्विक त्वरण के अनुसार बदलते रहता है। एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुकता याद करने में किया जाता है। ये भी सत्य है। जब सभी संख्याएं पूर्णांक में हो तो सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होता। तो ये इसमें मैं सस्पेंस हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं क्लियर तरीके से तो नहीं बोल सकता, फिर भी मैं ये सत्य ही मान रहा हूँ। फिर भी आप लोग एक बार और कहीं से चेक कर लीजिएगा। वह अभिकर्मक जो रस समीकरण गणना के आधार पर कम होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ये भी सत्य है। और भार अनुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही है। भार अनुसार प्रतिशत और प्रतिशत संगठन दोनों एक ही है, ये सत्य है। ठीक है, तो यहाँ लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो सारे सत्य हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलो देखो, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, समान ताप तथा समान दाब पर समस्त गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह नियम एवोगैड्रो का नियम कहलाता है। एवोगैड्रो का नियम कहलाता है। 4 मोल CH4 का भार लिखिए। तो 4 मोल CH4, देखो 1 मोल CH4 का भार कितना होता है? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 का 4 12 और 4 16। तो ये 1 मोल का हुआ। ठीक है, जो 16 होता है ये 1 मोल का है। तो कितने का लिखना है? 4 मोल का। तो 16 कितना आ जाएगा? 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में कैसे प्राप्त करेंगे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र के लिए एक फार्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, अणुसूत्र बराबर, ठीक है, अणुसूत्र बराबर
मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, है ना, मूलानुपाती सूत्र इंटू यहाँ पर बेस में होता है आपका एन, तो ये आप लोगों का सूत्र हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, हम लोग बात करते हैं या आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि आणविक सूत्र का सरल पूर्णांक अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र को प्रदर्शित करता है। स्टोइकियोमेट्री को एक वाक्य में समझाइए। तो स्टोइकियोमेट्री मैंने आप लोगों को बताया था, इसे रस समीकरण मिति गुणांक भी कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको बना लीजिएगा। वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन को जो बेटा n इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 अंक वाले प्रश्न की बात करते हैं। बेटा बहुत इजी प्रश्न आप लोगों के पास दिए हैं। सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं। तो सार्थक अंक आप लोगों को पता है, किसी भी वस्तु का शुद्धतापूर्वक मापन करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। आप डायरेक्टली परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों में 3 सार्थक अंकों तक निकर्तित कीजिए। कितने सार्थक अंक तक निकर्तित करना है, 3 सार्थक अंक तक निकर्तित करना है। तो देखो इसमें अगर 3 सार्थक अंक बनाना है तो आपको इसके बाद देखो बेटा क्या लगा देना पड़ेगा, 0, तो आपके 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर सार्थक अंक बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1.26 इंटू 10⁵। ठीक है, पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसरजन्य है अत्यधिक संदूषित पाया गया। संदूषण का स्तर 15 ppm था। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है। इसका IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। बेटा ये भी आप लोगों को पता होगा। संदूषण का स्तर द्रव्यमान प्रतिशत में बताइए। तो अगर मैं 15 ppm की बात करता हूँ तो 15 ppm का अर्थ क्या होता है। 15 ppm का अर्थ होता है 15 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 15 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो ये आप लोगों का संदूषण का द्रव्यमान प्रतिशत बता देंगे आप लोग। एसआई मात्रक का अभिप्राय क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। आपको पता है एसआई मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि सारी दुनिया में समान मानकीकृत माप के लिए एसआई मात्रक की इकाई की ज़रूरत पड़ी थी। तो आप लोगों को एसआई मात्रक का अभिप्राय क्या लिखना है कि सारी दुनिया में समान मानकीकृत माप के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उसे एसआई मात्रक कहते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। निम्न को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको समझाया है कि इसका मान हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ और -3 क्यों होता है पता है, दशमलव जितनी ओर शिफ्ट होता है उतनी माइनस की पावर लगाई जाती है। अब यहाँ पर देखो बेटा इसका मान होगा 2.34 इंटू 10⁵। ये आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अंक वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर सभी का मूलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो मैं आप लोगों को एक का निकाल के बता रहा हूँ, आपको बाकी सभी का निकालना है। मूलर द्रव्यमान याद करने के लिए आप लोगों को इनका अनुभार याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, इसके 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस इसका 1 अणु है। तो 2 का 2 प्लस 16 का 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो H2O का आणविक द्रव्यमान 18। उसी प्रकार आप CO2 का भी आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हो जाएगा 44। CH4 का 12 प्लस 4 का 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो H2O का आणविक द्रव्यमान 18, CO2 का 44 और CH4 का 16 होगा। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पर 3 अंक पक्के हो जाएंगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, चलो आयरन के ऑक्साइड का आणविक, देखो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र याद कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्रमशः इतना और दिया है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को आणविक सूत्र याद करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो जो मूलानुपाती सूत्र वाला पूरा का पूरा जो टेबल है जो होता है, सबसे पहले तत्व की प्रतिशत मात्रा का निर्धारण करते हैं। तत्व की प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग देकर परमाणु की आपेक्षिक संख्या याद की जा सकती है। उसी माध्यम से इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो गुणित अनुपात का नियम आप लोगों को पता है
कि यदि दो तत्व आपस में एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो किसी निश्चित द्रव्यमान के एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात छोटे पूर्णांकों में होता है या एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है CO और CO2। CO2 में कार्बन के द्रव्यमान को निश्चित माने तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 अनुपात कितना 32, 16 अनुपात 32 बोले तो 1 अनुपात कितना होता है 2 होता है। ये गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण है और नियम भी आपको याद करना है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, अथवा में तो आपके क्वेश्चन रहेंगे। 3 प्रश्न हैं तो 3 प्रश्न में से एक अथवा में रहेगा, तो आपको 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है और आप लोग तीनों कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एथेन के 3 मोल में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। पहले बोला है देखो पहले ध्यान रखो 3 मोल में, तो मैं इसको एक ब्लैंक पेज में लूँगा और आपको बताऊँगा कार्बन परमाणु के मोल की संख्या। देखो कैसे निकालते बेटा, है ना। तो एक सबसे पहले तो अपन ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो कार्बन परमाणु के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन परमाणु के मोल की संख्या। ठीक है, परमाणु के मोल की संख्या। चलो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात बेटा एथेन की बात करते हैं। एथेन में C2H6 होता है। C2H6 अणु में कितने कार्बन हैं? अणु में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका मतलब 2 कार्बन परमाणु हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन होते हैं। कितने मोल कार्बन होते हैं? 2 मोल कार्बन होते हैं। प्रश्न हमको किसके लिए बोला है? 3 मोल C2H6 में, है ना, 3 मोल C2H6 में, तो 2 गुणित 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पर? 6 मोल कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन के बाद में आपको बोला है हाइड्रोजन परमाणु के मोल बोला है। तो आपको क्या काम करना है? देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी जगह क्या ले लेना है आपको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के मोल की संख्या। C2 अणु में कितने हाइड्रोजन हैं बताओ यहाँ पर? अभी देखो सेम आप लोगों को क्या करना है, बस वही बता रहा हूँ। चलो देखो अब हाइड्रोजन परमाणु के मोल की संख्या बताना है। तो C2H6 के अणु में कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन है, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो 1 मोल C2H6 में 6 मोल हाइड्रोजन होंगे। 6 मोल क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो 3 मोल की बात कर रहा हूँ, 3, तो 6 गुणित 3, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो ये 2 प्रश्न हो गए आपके। तीसरे प्रश्न की बात कर रहा हूँ। तीसरा क्या बोला? एथेन के अणुओं की संख्या। तो बेटा देखो, एथेन के अणुओं की संख्या आप लोगों को कैसे निकालनी है? सबसे पहले तो एथेन के मोल के रूप में अणु कितने मोल हैं? एथेन के 3 मोल हैं। 3 मोल हैं, 3 मोल अणु हैं। ठीक है, एथेन के। अब 1 मोल इजिकल टू कितना होता है? अणुओं की संख्या Na को अपन एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो अपने को कितने मोल की बात करना है बेटा? 3। तो 6.022 में कितने का गुना कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का। तो जो भी आएगा आप लोगों का, शायद आंसर देख लेना, जो भी गुना करके जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का, देखो हाँ गुना भी करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का हो जाएगा 3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सुन 3 छक्का कितना हो जाएगा बेटा? 18। 10 की पावर कितना हो जाएगा? 23। दशमलव 1 2 3 संख्या के बाद में 1 2 3 संख्या के बाद में, लेकिन दशमलव को अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड पे। तो शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.8066 इंटू 10 की पावर 23 ना होते हुए 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 24। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत लिखते हुए इस सिद्धांत के 2 कमियां लिखिए। अब बेटा आप लोगों को ये डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत लिख लेना और इसकी 2 कमियों को कंप्लीट तरीके से लिख लेना। तो बताओ यहाँ पर आप लोगों की
पूरी मैंने एक एक पूरे क्वेश्चन को A to Z तरीके से बता दिया है ना, जो कि आपका प्रश्न बैंक विषय रसायन शास्त्र का था। चलो, तो आशा करता हूँ बेटा कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार हम पूरे चैप्टर का अपन एक क्या काम कर लेंगे, सारी चीज़ों को फिनिश कर देंगे। अपने पास ओनली 4 चैप्टर है, 4 दिन में एक हम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं बेटा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो जाए। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, ताकि जब भी हमारी ऐसी वीडियो डलती रहे इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग। जय हिंद बेटा।